वर्कशॉप ऑन कैपेसिटर। कल टेस्ट होगा आप लोगों का। उस टेस्ट में मेरी 5-7 लोगों से बात हुई, बच्चों से, तो उनका ये कहना था कुछ प्रॉब्लम्स, जो जनरल प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस कर दूं पहले, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों से। क्या था कि एक कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को हमने सपोज करो एक बैटरी से जोड़ रखा है, एंड द कैपेसिटेंस इज C एंड द पोटेंशियल इज V। इन दोनों के मध्य विभवांतर V है और इसका कैपेसिटेंस C के बराबर है। ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य भाग में बैटरी से जुड़ा हुआ है, इस कंडीशन में एप्सिलॉन R पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया, तो तीव्रता का मान, यहां तीव्रता का मान मान लो E1 है और यहां तीव्रता का मान E2 है, तो आपको E1 अपॉन E2 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? E1 अपॉन E2 का मान आपको ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह की दिक्कत है। तो उन बच्चों ने मुझसे बोला, सर आपने तो सूत्र लगा दिया E बराबर V अपॉन D का, आपका तो काम हो गया, हमने सूत्र अलग लगा दिया। अब अलग सूत्र लगा दिया तो क्या वो सूत्र गलत है? क्या उससे नहीं आएगा? क्या आएगा? क्यों नहीं आएगा? सूत्र सारे सही है। मैंने आपसे बोला था आप अपना दिमाग बहुत अच्छे से इंक्रीज करेंगे, जहां से सोचना शुरू करेंगे वहीं से आंसर तक पहुंचेंगे। कैसे? देखो, हमें मालूम है इसकी धारिता, बताओ, इसकी तो धारिता C1 बराबर कितना है? C, और यहाँ C2 बराबर क्या हो गया? माध्यम रख दिया, तो एप्सिलॉन R इंटू C के बराबर हो गया ना? क्या इसमें कोई चेंज आएगा? वोल्टा का मान तो V रहेगा। तो अब आप बात करेंगे आवेश की। मान लो यहां आवेश का मान कितना है? Q। बताओ Q बराबर कितना आएगा? Q बराबर आएगा CV, और यहां Q2 बराबर कितना आएगा? C2 इंटू V2। C2 का मान कितना है? एप्सिलॉन R इंटू C इंटू V2 की जगह V आ गया। इसको मान लो Q है, तो C इंटू V की जगह क्या लिख दिया? एप्सिलॉन R इंटू Q, ऐसे लिख दिया। ठीक है। अरे भाई, यहां से आवेश आ गया ना, और धारिता बढ़ गई तो आवेश का मान बढ़ गया, विभवांतर कांस्टेंट। एक बार फिर सुनो, जब मैंने इसकी प्लेटों के मध्य ये पराविद्युत रखा, तो आपको कैसे सोचना है कि यार बैटरी जुड़ी है। सोचना कैसे है कि बैटरी जुड़ी है, तो V का मान क्या हो गया? नियत, और C क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब आपके पास सूत्र क्या है? आपके दोस्त को बुलाओ। Q बराबर क्या होता है? CV। ठीक है। अब देखो, ये तो नियत राशि है, तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या है? C। अगर C बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, और Q का मान बढ़ करके एप्सिलॉन R गुना हो गया। पहले कितना था? Q, यहाँ Q था। भाई मुझे धारिता मालूम है, मुझे वोल्टा मालूम है, तो आवेश का मान तो मुझे मालूम है इसी। फिर अगर मैंने ये पराविद्युत पदार्थ भर दिया तो आवेश का मान निकल गया। अब बच्चों ने मुझसे बोला, सर आपने तो ऐसे करके बता दिया। कैसे? वो मैं बता दूंगा। यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? बताओ। V अपॉन D। भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने D मान लिया, और यहाँ E2 बराबर क्या आएगा? विभवांतर का मान अभी भी V है और ये भी D। समीकरण नंबर 2। तो क्या कॉन्क्लूजन निकला? E1 बराबर E2 आ गया। तो E1 अपॉन E2 बराबर क्या हो गया? 1:1। ये मेरा आंसर आ गया। बच्चों ने बोला, सर आपने तो ये पता नहीं कौन सा सूत्र लगा दिया। आप तो वो सूत्र लगाओ। कौन सा? E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। बिल्कुल लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा? क्या सूत्र गलत है क्या? नहीं। अगर आपके दिमाग में सूत्र आ गया है, मैंने तो ये सूत्र इसलिए बताया, शॉर्टकट, शार्प, आप आंसर तक अप्रोच मार सकते हैं विद इन 3 सेकेंड्स।
बिना किसी शंका के। लेकिन ये बेसिक है, बेसिक से चलो, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आंसर तो आना ही आना है। बताओ क्या आएगा? सिग्मा क्या होता है याद है? Q अपॉन ए, प्लेटों का क्षेत्रफल ये मान लो, Q अपॉन ए और एप्सिलॉन सी, ये आ गया भाई E1 का मान। अब इसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल के बताओ। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। बताओ Q की जगह क्या लिखोगे? अरे मान रख दो ना, E2 Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 याद है ना? दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए Q का मान रखूंगा। Q का मान कितना है? एप्सिलॉन R इंटू Q अपॉन ए। और आपको मालूम है जब माध्यम बदल जाता है तो क्या करते हैं? अगर माध्यम बदल गया तो क्या करूं? सोचो थोड़ा सा, क्या करना चाहिए? निर्वात में कुछ लिखा है और माध्यम बदल गया तो क्या करूंगा? जहां भी एप्सिलॉन 0 आएगा उसके बगल में एप्सिलॉन R लिखूंगा। काट दो इसको, आपका आंसर आ गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। Once again the same formula, same value is there, that's why E1 upon E2 equals to 1:2। तो आप कैसे भी सोचो बंधुओं, आपका आंसर आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, देखो, क्योंकि मेरे पास इतना सारा लिखने के लिए, नोट्स देने के लिए समय नहीं है, क्योंकि ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप का काम आपको खुद करना है, ठीक है? बस आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब आगे आज का काम शुरू करते हैं। तो एक चीज का आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि आप जहां से सोचें वहीं से ही चालू कर दो। जैसे मैं अभी आपको कुछ एक तरह के और बताता हूं जहां बच्चों को दिक्कत आती है, और ऐसी चीज आपको पूछना चाहिए, लेकिन सर मैंने ऐसे किया, मेरा आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? पीछे पड़ जाओ उसके, और यही फिजिक्स पढ़ने का तरीका भी है। क्यों नहीं आएगा? या तो हम गलत पढ़ रहे हैं, तो फिर तो कैसे आएगा? और अगर सही पढ़ रहे हैं तो फिर तो आनी चाहिए ना। देखो, जैसे मान लो एक सवाल है, ये भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है। संख्याएं इधर उधर हो सकती है, संख्याएं याद रहती नहीं है। 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं 2 तरीके वाले सवाल बता रहा हूं आपको, और ये कितना होगा? 3 और 6 मान लो, ठीक है? और इन दोनों को हमने एक इसे जोड़ दिया, तो मान लो ये 12 वोल्ट से जोड़ दो, ठीक है? अब आपसे इसके अंदर पूछा गया है आवेशों के मान पूछे गए। मैं विभवांतर भी पूछ सकता हूँ, आवेश भी पूछ सकता हूँ। मैं ये सवाल इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो बहुत आसानी से, लेकिन आप कैसे करते हो मैं उसका दूसरा मेथड बताता हूँ। हम कैसे सोचेंगे? मान लो आपने जिस तरह से सोचा, और आप यूं सोचो कि यार ये तो मेरा तरीका गलत हो गया, सोचने का तरीका नहीं है गलत। आप क्या है, हार मान गए। हार मत मानना, जैसे सोचो वैसे ही सोल्व करो। क्या पूछा मैंने? 1 माइक्रोफैरड एवं 6 माइक्रोफैरड, ये और ये पर आवेश ज्ञात कर। वैसे तो ये सवाल नहीं, जेम्बो है, जेम्बो दिखने में बहुत सीधा साधा सा है, लेकिन आपका बेसिक कितना मजबूत है उसके बारे में सूचना दे देगा आपको। देखो, एक तरीका तो ये है कि आप इसको देखो, मेथड फर्स्ट एक तरीका तो ये है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। कैसे? ये दोनों कौन से क्रम में दिखे बताओ? 1 और 2 कौन से क्रम में बताओ? 1 और 2 समांतर क्रम में, दर्जा बढ़ जाएगी योग के बराबर। 3 और 6 दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और 3 और 6 का मैंने आपको बता रखा है, 4-5 बार काम आ गया, 2 माइक्रोफैरड होती है। चलो ऐसे भी नहीं तो मेथड फर्स्ट देखो मेरी तरफ से। इन दोनों के बारे में क्या बताएं? ये तो
जोड़ होता है सिंपल सा, और ये ऐसे कैसे आ गया। अब देखो ये 12 वोल्ट 12 वोल्ट, ठीक है ना। अब मुझे मालूम है इसके सिरों पर वोल्ट था V1, इसके सिरों पर वोल्ट था V2। भाई संधारित्र में जो धारिता सूत्र है उसमें 3 जने, आपका दोस्त Q बराबर CV। देखो वो दोस्त बड़ा कमाल का है। अगर मुझे V मालूम पड़ जाए तो इसमें आवेश पता चल जाएगा, और जो आवेश इसमें होगा वही आवेश इसमें होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। चलो बताओ, हमें मालूम है इन दोनों में आवेश का मान समान है। जब आवेश का मान समान है, क्योंकि ये इन दोनों की बात कर रहा हूं, Q क्या है, नियत, और जब Q नियत है तो V बराबर क्या होता है, Q अपॉन C, तो V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C, तो V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 बराबर बोलो C2 अपॉन C1। C2 का मान बोलो 6 माइक्रोफैरड, C1 का मान 3 माइक्रोफैरड, 2:1। बंटवारा बंटवारा बंटवारा, और काय का बंटवारा, 12 वोल्ट का बंटवारा, 12 वोल्ट का। कुछ तू ले बेटा, कुछ तू ले बेटा, कुछ इसको और कुछ इसको। तो बताओ इसको क्या मिला, V1 बराबर क्या है। बंटवारा करना आता है सबको, बंटवारा करना आना चाहिए, बंटवारा करना आना चाहिए। कैसे करते हैं, जिसके भाग में जो होगा वही मिलना है। इसके भाग में क्या है, 2 है, बटे अनुपातों का योग गुणा बंटवारा किसका करना है, 12 वोल्ट का। तो क्या आया, 3 को इससे काटा तो 4 दिया 12, 4 दूने 8 वोल्ट। और आप V2 का मान भी निकाल सकते। अच्छा सुनो, मान लो 12 का बंटवारा करा, एक को 8 मिला तो दूसरे को क्या मिला, 4। तो V2 बराबर तो डायरेक्ट लिखो यार, अब तो वर्कशॉप में तो अब आपको आना चाहिए, 4 वोल्ट आएगा। अब देखो इसके सिरों पर वोल्टता मालूम हो और धारिता मालूम हो, धारिता मालूम, वोल्टता मालूम, ये दोनों मालूम है तो आवेश नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। अच्छा इसका भी आवेश निकालो, इसका भी निकालो, बराबर आना चाहिए, आएगा। इसी कहां जाएगा बताओ। अतः आवेश कौन सा निकालोगे बताओ, Q1 बराबर C1 V1, C1 का मान 3। अब मात्रक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब भौतिक राशि चेंज हो रही है ना। अब आवेश निकालना है, 3 गुणा 10⁻⁻6, ये माइक्रो की वजह से 10⁻⁻6 आया, गुणा V1 का मान कितना है, 8। तो बताओ कितना आया, 8 दिया 24 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। तो ये आप 24 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हो। अच्छा बताओ इसमें कितना है, ये बताओ आप, बताओ। अरे इसमें भी इतना ही आएगा, निकाल के देखो। V2 का मान कितना, 4, इसका मान कितना है 6, Q बराबर CV, 6 चौक 24, और माइक्रो और कूलाम, ठीक है। Q2 भी कितना आएगा आपका, 24 माइक्रो कूलाम। तो बताओ अब इससे वापस यहां आ जाओ, ओरिजिनल तो ये है, बताओ इधर से कितना आवेश आ रहा है, कितना आ रहा है इधर से, 24 माइक्रो कूलाम आ रहा है साहब, ये आ गया 24 माइक्रो कूलाम। ये आ रहा है 24 माइक्रो कूलाम आ रहा है यार। अगर 24 माइक्रो कूलाम आ रहा है इसके सिरों पर, अब बताओ 24 माइक्रो कूलाम आ गया पक्का। अब क्या करो आप, इसका बंटवारा कर दो 24 का इन दोनों पे। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप एक चीज सुनो थोड़ा ध्यान से, मेथड 2 करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, थोड़ा सा अगर आप सोच लो। बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर पता चल गया ना, कितना है भैयाओं, कितना है विभवांतर, 8 वोल्ट। इन दोनों के मध्य विभवांतर 8 वोल्ट, तो इन दोनों के मध्य 8 वोल्ट, तो इस पर कितना, इस पर कितना 8 वोल्ट, इस पे भी 8 वोल्ट, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े। बंधुओं एक बात सोच लो, इन दोनों के मध्य विभवांतर मालूम है तो इन दोनों के मध्य भी मालूम है,
तो इसके सिरों पर भी मालूम है। जब इसका V मालूम है और इसका C मालूम है तो Q इसका डायरेक्ट ही आ जाएगा अब अपने पास। और नहीं तो अब आपको क्या करना है, 24 माइक्रो कूलम का डिवाइडेशन कर दो। भाई 24 इसमें आ रहा है, ये 24 माइक्रो कूलम, यहाँ भी 24 और इसमें भी 24 आएगा। श्रेणी क्रम में Q का मान नहीं याद होता है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में इसका डिवाइडेशन करो। ये मेथड फर्स्ट हो गया। और मेथड सेकंड क्या हो गया, चलो पहले इसको कर लो, कर सकते हो ना इसको, बताओ। 24 माइक्रो कूलम का 1 माइक्रोफैरड एवं 2 माइक्रोफैरड में विभाजन कर दो। कैसे करते हैं मालूम है, Q प्रोपोर्शनल टू C। तो बताओ, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो QA अपॉन QB बराबर CA अपॉन CB। CA का मान 1 एंड CB का मान 2 हो गया। अब बताओ, बंटवारा बंटवारा बंटवारा, किसका बंटवारा, 24 माइक्रो कूलम का बंटवारा। कैसे होगा बंटवारा, QA बराबर, बंटवारा कैसे होता है, जिसके भाग में जो होता है वो दे दो। इसका भाग में कितना है, 1 बटे अनुपातों का योग। काय का बंटवारा, 24 माइक्रो कूलम का, कितना आया 8। इसको ये 3 है ना, 8 माइक्रो कूलम। तो इसका आंसर आ गया 8 माइक्रो कूलम। और इसमें आवेश कितना आएगा, इसमें तो आवेश का मान आएगा 24 माइक्रो कूलम। इज दैट क्लियर। मेथड 2, मेथड 2 ये हम ऑरल आंसर निकाल सकते हैं। मेथड 2 से ऑरल आंसर कैसे निकालेंगे, देखो देखो कैसे। ये 3 हो गया, वही सोच लेंगे 1 और 1 3 हो गया, और ये 6 हो गया। 1 अनुपात 2 हो गया, इसका डिवाइडेशन कर दो 2 अनुपात 1 में, तो इसको क्या मिलेगा 8 वोल्ट। इसके सिरों पर 8 वोल्ट है तो V मालूम पड़ गया, और ये C है तो Q का मान डायरेक्ट आ गया। मेथड 2, चूंकि VA बराबर इसके सिरों पर वोल्टता का मान कितना है 8 वोल्ट, और CA बराबर कितना है 1 माइक्रोफैरड, तो QA बराबर CA इंटू B। CA का मान 1 माइक्रोफैरड इंटू 8 वोल्ट गुणा करेंगे तो 8 माइक्रो कूलम। ये आपका डायरेक्ट ऑरल आंसर आएगा। अच्छा बताओ, इस पे वोल्टता कितनी आई, इस पे वोल्टता आई 4, तो 6 चौके 24 माइक्रो कूलम। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे सोचें कि भाई मेरे को आवेश से वोल्टता निकालनी है, या ये आवेश का मान विभाजन से निकालना है, या वोल्टता से निकालना है, मर्जी है जैसा काम कर सकते हैं। काम हो गया। अब आगे देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखें, इसके बाद ऐसे देखो। अब क्वेश्चंस में आप लोग डरना नहीं भी, ऐसे मत सोचना सर ने मान लो कोई टेस्ट लिया, किसी में सॉल्यूशन इस तरह से करके दिया है तो आप उसको मत देखो, खुद भिड़ो उससे। नहीं मेरे को तो इसे ही सॉल्व करना है, अब आए या नहीं आए आपका आंसर आएगा भी। एक दो बार घुसो क्वेश्चंस में। एक तरीका और बताओ जिसके अंदर आप लोग थोड़ा सा मात खा जाते हैं बच्चे। देखो कैसे, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, और इसमें हमने 6 और 3 9 2 11 22 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है V1, V2 और V3 के मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी, और ये हमें आगे के मैग्नेटिज्म के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन इस तरह के हैं, वहां भी इसकी मदद करेगा हमारी। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, V1, V2 एवं V3 के मान ज्ञात करें। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है आपका
देखो कैसा, अभी भी मैंने बताया आपको ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि भाई तुल्य धारिता का मान निकाल लो, इन तीनों की तुल्य धारिता निकाल लो और ये 22 वोल्ट आ जाएगा, ये 22 वोल्ट है और इसकी तुल्य धारिता का मान निकाल लो। तो निकालोगे इसे, बताओ क्या आएगा, 1/C तुल्य, C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सॉल्व करा तो बताओ, एलसीएम ले लो 6, 3 और 2, 1/C तुल्य। तो C तुल्य बराबर क्या है, 6/11 माइक्रो फैराड, 6/11। कोई दिक्कत हो तो बोलो, हो गया। और ऐसे भी मालूम था हमें, तो क्या मालूम था सर, क्योंकि श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता का मान जो सबसे कम धारिता है उससे भी कम आएगा। तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़े हैं, छोटे से छोटे संधारित्र से भी कम आएगा। जैसे इधर देखो, मान लो ये 1 माइक्रोफैरड का और ये 100 माइक्रोफैरड का है, कोई बोले इनकी तुल्य धारिता का मान बताओ। सुनो, मान लो ऐसा सवाल आ जाए, अब तुल्य धारिता का ए ऑप्शन में आ जाए मान लो 0.8 माइक्रोफैरड, दूसरे में आ जाए मान लो 101 माइक्रोफैरड, तीसरे में आ जाए 50 माइक्रोफैरड और चौथे में आ जाए डी के अंदर आ जाए मान लो 70 माइक्रोफैरड, ऐसा आंसर आ जाए। तो आपका आंसर डायरेक्ट देखिए, आपको काय की कैलकुलेशन करनी है और क्यों करनी, कंसेप्ट में दम, बंदे में दम होना चाहिए। क्या ये आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि तुल्य श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता का मान C1 से छोटा और C2 से भी छोटा और चाहे C3 हो तो उससे भी छोटा, याद है ना, श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता का मान सबसे छोटा होता है, जितने भी जुड़े होंगे सबसे छोटा होगा, ये आ गया। तो बच्चे क्या करते हैं, बोला सर यहां से आवेश का मान Q आया, तो Q बराबर क्या होता है, CV, Q बराबर CV होता है। Q का मान निकालो, C का मान 6/11 और B का मान ये 6×2=12 माइक्रो कूलम, ये आ गया सर Q का मान। अब Q आ गया, अब वापस यहाँ आ जाओ, यहाँ Q मालूम पड़ गया, Q पता चल गया। अच्छा बताओ, अब ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो V1 बराबर क्या आया, Q × C1 12 माइक्रो कूलम इंटू, अरे यार ये क्या हो, V बराबर क्या होता है, Q/C1। Q का मान कितना है, 12 माइक्रो कूलम अपॉन C1 का मान कितना, 1 माइक्रो फैरड, ये माइक्रो कट गया, कूलम प्रति फैरड हो गया वोल्ट, ये कितना गया 12 वोल्ट। V2 का मान देखो, आवेश समान होगा ना सब में, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की चाबियां यादें, आवेश समान और वोल्टता का विभाजन। तो बताओ V2 का मान निकाल सकते हो, कैसे निकालू सर, चक्कर पड़ गया, आवेश तो यहाँ लिखा है, अरे भैया यहीं भी, यहाँ भी वही होगा, Q/C2 12 माइक्रो कूलम, C2 का मान 2 माइक्रो फैरड, माइक्रो से माइक्रो, कूलम पर फैरड क्या हो गया 6 और वोल्ट, और V3 का मान Q/C3 12 माइक्रो कूलम अपॉन 6 माइक्रो 3 माइक्रो, कितना है बताओ, 4 वोल्ट, ये आपका आंसर है। लेकिन मान लो, अब ये तो बात होगी बेसिक तरीके से, आप लोग जैसे निकालते आए हैं, जैसे बुक्स में आपको सॉल्यूशन भी इसी तरह से मिलेंगे, है ना, बुक्स के अंदर सब जगह ऐसे मिलेंगे, भाई टोटल इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप कर लेते हैं, क्यू का मान निकाल करके वोल्टेज निकाल लेते हैं। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों, जब आपने वर्कशॉप किए, आपको पोटेंशियल को डिवाइड करना आता है, तो ऐसा झमेला क्यों नहीं, हटाओ इसको, हमें मालूम है, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, चाबियां, जिसके पास चाबी है गाड़ी उसी की है, जिसके पास चाबी
गाड़ी उसी की। श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है बोलो? क्यों नियत, ये याद है। और v विभाजन कैसे होता है? v बराबर q अपॉन सी, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, यहां थोड़ा सा ध्यान देना। देखो अनुपात लिखते समय ऐसा काम करो, v1 अनुपात v2 अनुपात v3 बराबर, ये 5 स्टार स्टेप है भैया। मैंने आपसे बोला था कि ये मेथड जो मैं बताऊंगा अभी, ये रेशियो डिवाइडेशन का, ये आपको मैग्नेटिज्म में भी हेल्प करेगा, बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का आंसर देंगे आप शॉर्टकट में। वैसे लॉन्ग मेथड से तो आंसर आता ही आता है, लेकिन बहुत सारा टाइम खा जाता है और कहीं भी चूक होगी, गुणा भाग एलसीएम एलसीएम और बच्चे करते ही हैं। बताओ क्या आएगा? 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। वैसे मैंने 11th क्लास में बता रखा है डिवाइड करने का तरीका इस तरह से। हो गया ना? ये देखो V1 अनुपात, ये जैसे इधर लिखा है यहाँ लिखा है, ऐसे किसी मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना बंधु? तो बताओ 1 अपॉन, बोलो C1 की जगह 1, 1 अपॉन बोलो 2, 1 अपॉन 3। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, मैथ्स वाले बच्चों को शायद आइडिया होगा और मेरे 11th वाले बच्चों को भी आइडिया है। इस अनुपात को सॉल्व करने का एक सबसे खूबसूरत तरीका, पहले तो ये चीज सुन लो, इस अनुपात को पढ़ के बताओ क्या लिखा है? x बटे वाई, x अनुपात y। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, अनुपात में कुछ फर्क पड़ता है क्या? घट जाते। अगर x अपॉन y है, अगर मैं इसको x अनुपात y है, अगर दोनों को 3 से गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसी तरह से क्या करो, इस अनुपात को सॉल्व करने के लिए आपकी निगाहें यहां होनी चाहिए। एलसीएम लेकर के देखो, एलसीएम बताओ मुझे कितना आएगा? 1, 2, 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो इस अनुपात को सॉल्व करने के लिए इसके एलसीएम से गुणा कर दो। एलसीएम से गुणा करो तो आपको ये याद रखना, एलसीएम से गुणा करें। क्या करेंगे? एलसीएम से गुणा करें। एलसीएम कितना आया? 6। बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान से, मैंने आपको 11th में तरीका बता रखा है। एलसीएम बताओ इसका कितना है? 6। 6 से गुणा करो, इसको क्या आएगा? 6। इसको 6 से गुणा करो तो 3, इसको 6 से गुणा करो तो 2। बताओ V1 अनुपात V2 अनुपात, बंटवारा बंटवारा बंटवारा, ये आ गया बंटवारा। किसका बंटवारा? इसका बंटवारा। कहां पर? डिशिंग डिशिंग डिशिंग, 3 जगह, टुक टुक टुक, 3 जगह बंटवारा होना है। तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। V1 को क्या मिलेगा? बंटवारा हो रहा है ना? क्या मिलेगा V1 को? जो इसके भाग्य में होगा वो मिलेगा। इसके भाग्य में क्या है? 6। ले बेटा 6 प्लस अनुपातों का एक डिजिट डिजिट डिजिट, ये हो गया काम आपका। और इधर क्या आया? बताओ बताओ बताओ। बंटवारा बंटवारा बंटवारा, कहेगा 22 का बंटवारा। ये बंटवारा कर, ये कितना है? 11। 22 को काटो, कितना? 2, 6 दूने 12 वोल्ट। देखो ऐसे भी आया था क्या? 12 वोल्ट। यस। अच्छा V2 का मान, कॉपी पेन है आपके पास? हाँ, भगवत गीता का पार्ट सुन रहे हो? बताओ तुम मस्त आराम से, पेन वेन बंद कर कर आकर, ऐसे नहीं। फिजिक्स पढ़ने के लिए तो कलम खुली हुई होनी चाहिए, जिसे सैनिक जाता है ना वहां कुश्ती लड़ने, ऐसे ही होना चाहिए, धार होनी चाहिए और खुला हुआ होना चाहिए पेन। इतनी देर में इन्हें बातें करी, उतनी देर में तो तीनों मान आ जाते हैं आप। अच्छा इसका मान क्या आएगा? जो इसके भाग में होगा वो मिलेगा। इसके भाग में क्या है? 3 बटे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना हुआ? 6 और 3 9 और 2 11। और किसका बंटवारा? 22 का बंटवारा। टेक टेक टेक, कितना आया? इसको 11 को इससे काटा 2, 2 गुणा 3 6, ये आ गया आंसर। इसको क्या मिलेगा? जो इसके भाग में होगा। इसके भाग में क्या है? 2। 6 प्लस 3 प्लस 2 गुणा 22। बताओ 11 को इससे काटा, ये क्या आ गया? 4, ये आ गया। तो अब कोई यूं सोच रहा होगा, सर इधर जितना बोर्ड भरा है उतना ही बोर्ड इधर भी भर दिया आपने, फर्क क्या हुआ? जितना बोर्ड इधर भरा है उतना ही बोर्ड तो इधर भर दिया आपने।
फिर ये तो क्या जितना टाइम इधर लगना है उतना इधर लगना है, नहीं लगना है इधर, क्या ये लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में? नहीं। श्रेणी क्रम में देखा क्यू कांस्टेंट, v का विभाजन v प्रोपोर्शनल टू 1/c, 1/1, 1/2, 1/3, एलसीएम से गुणा करा, 632 का योग आ गया 11, 11 दूना 22, 2 बार कट गया, 2 को गुणा करो इन अनुपातों से, ये आ गया 12, 2 को गुणा करो इससे, 2 को गुणा करो इससे, आपका आंसर डायरेक्ट खटाखट इसमें। तो ये एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे हम, क्योंकि भाई ये सब चीजें वर्कशॉप के नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, केवल स्क्रीनशॉट्स निकालने हैं आपको। ये हो गया, वैसे तो मैं भेज दूंगा, देखो मैंने ले लिया अभी इसके अंदर स्क्रीनशॉट, है ना। चलो अब देखो आगे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कल के टेस्ट में बच्चों से डिस्कस हुई। बच्चों ने बोला हमने ऐसे किया तो आंसर नहीं आया, तो आपने जो आंसर भेजा उसमें अलग तरीके से किया, तो उनके जवाब दे दिए भी मैंने। और ये वर्कशॉप इसीलिए होती है। अच्छा बताओ, गाड़ी वर्कशॉप में कब जाती है? जब खराब हो जाती है। हाँ, गाड़ी वर्कशॉप में कब जाती है? सबका आंसर अलग अलग आएंगे। वर्कशॉप में तब जाती है जब उसकी सर्विसिंग करानी हो, ये अंदेशा हो कि आगे अगर मैंने चलाई तो खतरा हो सकता है, तब जाती है। जरूरी थोड़ी एक्सीडेंट हो जब भी वर्कशॉप में जाए, जरूरी थोड़ी कुछ खराबी आ जाए तब वर्कशॉप, जब तो जाना ही जाना है। वर्कशॉप में तब भी जाती है गाड़ियां जब उनको पता चलता है कि यार अब अगर मैं आगे चलाऊंगा गाड़ी तो खराब हो सकती है यार, सर्विस करा लो इसकी। तो हम उस पोजीशन में अपन को आइडिया कि यार चैप्टर खत्म हो रहा है यार, अगर मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, मान लो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं की, तो ये मामला आगे गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वर्कशॉप की जरूरत। चलो इधर देखो, तो ये जो मैंने चीजें बताई ये तो आपकी जो जनरल प्रॉब्लम्स थी, मेरी बच्चों से बातचीत हुई उनसे संबंधित चीजें। अब इधर देखो, मैंने आपको इस तरह की 2 प्रॉब्लम्स बताई हैं, 2 तरीके बताए इन ऑल। एक तो इस तरह से पट्टियां रखना सिखाया था, याद है आप? कैसे? T1 मोटाई की, T2 मोटाई की, T3 मोटाई की, T4 मोटाई की, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, याद है ऐसे? और इनके बीच में तुल्यधारिता का सूत्र बोलो, CAB बराबर, मैं अभी इस्तेमाल करूंगा CAB बराबर क्या था, याद है? एप्सिलॉन 0A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, याद है? इस तरह से, प्लस T3 अपॉन इस तरह से। एक तरीका और बताया था हमने आपको, कौन सा याद है? अगर मान लो प्लेटों को यूं रखा जाए, देखो इधर एप्सिलॉन R1 रखा, यहां से यहां तक, देखो ये प्लेटें है ना, यहां जाके देखो यूं अंदर जाके, ये क्षेत्रफल दिख गया आपको? ये वाला, ये क्षेत्रफल कितना है? A1, ये एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, यहां से यहां तक का क्षेत्रफल मान लो A2 है, ये क्षेत्रफल कितना है? A3 है, एप्सिलॉन R3। तो इसके लिए भी सूत्र बता रखा है मैंने आपको, CAB बराबर, देखो एप्सिलॉन 0 अपॉन D। क्या इनका D चेंज होता है क्या? इधर देखो, क्या यहां से यहां तक में D चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या यहां चेंज हुआ? यहां हुआ? नहीं। 3 संधारित्र से काट दो, खट 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 खच खच 3। क्या D चेंज होगा क्या? नहीं 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 नहीं, तीनों में सेम रहेगा। तो यह आएगा एप्सिलॉन R1 A1, एप्सिलॉन R2 A2 और एप्सिलॉन R3 A3। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा ध्यान से देखो, 2 क्वेश्चन अच्छे से देख लो और फिर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? फिर आपको क्वेश्चंस आप लोग करो, बुक्स के, दूसरी बुक्स के शीट्स के क्वेश्चंस करते रहो, क्योंकि देखो क्वेश्चंस समुद्र है, जितने क्वेश्चंस करोगे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैं चाहता हूं कि जब आप अपने दोस्तों से मिलें जो आपके साथ पढ़ते हैं, जब ये खुले लॉकडाउन, जब आप दोस्तों से मिलें, उनसे बातचीत करें कि तुमने क्या पढ़ा और हमने क्या पढ़ा,
तो मेरा बच्चा जो है उसको गर्व महसूस होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा है सब लॉकडाउन में। तो लेकिन वो तभी बोल सकता है जब वो प्रॉब्लम्स कर रहा है। प्रॉब्लम्स, चलो इधर देखो, मान लो ये इन दोनों कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस का मान कैपिटल डी है और यहां तक d/3 तक एप्सिलॉन आर भरा है। कितनी दूरी तक? d/3 तक। ऐसे सवाल हालांकि मैंने बताया भी आपको। क्षेत्रफल मान लो a है, क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ भी आपको इसके अंदर, और पहले की धारिता दी हुई थी कितनी? C0। यदि वायु युक्त संधारित्र की धारिता C0 हो तो आपको CAB का मान ज्ञात करना है। A और B के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना। तो देखो शॉर्टकट देखो, CAB बराबर हमेशा आएगा, हमेशा। देखो ऐसे प्लेट्स रखेंगे तो ये सूत्र लगेगा, ऐसे रखेंगे तो ये सूत्र लगेगा। तो अब ये सूत्र तो अब हमें याद हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। एप्सिलॉन 0 A अपॉन पहली परत T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 है ना, तो T1 की जगह क्या आएगा बंधुओं? d/3 अपॉन एप्सिलॉन R1 की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन R प्लस, थोड़ा ध्यान से देखना, रजिस्टर में ध्यान नहीं, बोर्ड पे ध्यान। इस सूत्र का इस्तेमाल करूंगा। एप्सिलॉन 0 A ऐसे कैसे आएगा? T1 पहली प्लेट की मोटाई d/3 ये आ गया। नीचे एप्सिलॉन R1 है तो यह एप्सिलॉन R है तो मैंने एप्सिलॉन R लिख दिया। अब दूसरी बची जो क्या है, ये क्या बचा? टोटल इतना था, ये कितना बचा मालूम है? ये वाला बचा d - d/3, ये बचा। और इसका मान होता है 3d - d, कितना बचा? 2d अपॉन। ये जो डिस्टेंस बची है, ये वाली डिस्टेंस वो कितनी बची है? 2d अपॉन 3। तो अब आपको ध्यान देना है, पहली ये और दूसरी ये, पहली और ये दूसरी। पहली की मोटाई कितनी? d/3 और इसका परावर्तितांक कितना? ये। दूसरी भी परत मान लो, हवा है, हवा, ये हवा है, कोई बात नहीं। इसकी मोटाई कितनी हवा की? 2d अपॉन 3 और हवा का पराविद्युतांक होता है 1। ध्यान रहेगा, हवा का पराविद्युतांक कितना होता है? 1। अब ये आपको याद रखना है, क्योंकि एप्सिलॉन R हवा के लिए कितना होता है? 1। काम हो गया आपका। CAB बराबर एप्सिलॉन 0 A, और यहां से कॉमन ले लो दोनों में से, क्या? d/3 कॉमन ले लो। यहां थोड़ा तसल्ली से 2-4 स्टेप ज्यादा लिख लो बोले, लेकिन देखो इस जगह अगर d/3 कॉमन लो तो यहां क्या बचेगा? ये d/3 कॉमन आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन R प्लस यहां 2 बचेगा बस, नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। CAB बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन d/3। यहां एलसीएम ले लिया मैंने, 1 + 2 एप्सिलॉन R। अब जो नीचे लिखा है वो ऊपर चला जाएगा। CAB बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, और जो ये नीचे लिखा है उनको ऊपर ले जाओ, 3 एप्सिलॉन R 1 + 2 एप्सिलॉन R। तो CAB बराबर ये क्या है? पहचान में आ गया आपको? वायु युक्त संधारित्र की धारिता C0, अगर दोनों प्लेटों के मध्य अंदर जाओ, क्षेत्रफल है, इधर भी है, इधर भी है, दोनों के बीच की दूरी का मान d है, और वायु है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। दिस इज C0 एंड 3 एप्सिलॉन R अपॉन 1 + 2 एप्सिलॉन। हो गया? ये तरीका है। और देखो नंबर 2 देखो, अगर मान लो ऐसा कहा जाए, इसमें यहां से यहां तक A और B में आपसे कहा जाए 2/3 में कितने में? 2d/3 में
एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक भर दिया, क्या सीएबी का मान निकाल लोगे, कर लोगे? एक परत ये होगी, दूसरी परत ये होगी, और इसका पराविद्युतांक कितना है? हवा को भी परत मान लो जिसका पराविद्युतांक 1 हो जाएगा, कर लोगे? जैसे मैंने यहां देखो T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, ये रहा T1, ये रहा एप्सिलॉन R1, ये T2 है, ये रहा T2, ये रहा T2 बटे एप्सिलॉन R2। एप्सिलॉन R2 हवा का पराविद्युतांक 1 होता है। तो ये आपके लिए सवाल आप लोग करेंगे। चलो अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग फिर बोर्ड पर ध्यान दो। इस क्वेश्चन देखो, करने को तो हम इसको यूं करके 2 C1 C2 मान के श्रेणी क्रम में, जैसे मैंने आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर वो चैप्टर के दौरान पढ़ाया, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब वो चीजें हम पीछे छोड़ चुके हैं, वो सब चीजें पीछे छूट गई। अब आप ऐसा काम करो, डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि वो तो केवल बोर्ड्स में लिखने के हिसाब से है। अगर मान लो अब आपसे कहा जाए यहां से यहां तक, आपसे देखो क्या कहा जा रहा है, इसको देखो, एक सवाल आया हुआ सवाल ही बता देता हूं। प्लेटें आड़ी बनाई हुई है, इस तरह से आड़ी बनाई, और ये जो मैं टर्मिनल बनाता हूं ना इस तरह से, ये टर्मिनल्स हमेशा मिडिल पॉइंट को शो करते हैं मोस्टली डायग्राम्स के अंदर। अब आपसे कहा जा रहा है एक सिरे से, यहां से इस प्लेट के नाम दे रखा है उन्होंने कुछ भी इनको, तो यहां से 1/4 दूरी तक, कितना? 1/4, ये 1/4 एप्सिलॉन आर भरा हुआ है यहां, तो बाकी में क्या बच गया? हवा बच गई ना। अब इसके लिए आपको ये ए है और ये बी है, और सी ए बी का मान ज्ञात करना है। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान काम है, बहुत आसान। और ये तो मैंने आपको बता रखा है यार, यहां से काट दो इस संधारित्र को। अच्छा बताओ, अगर मैं काटूंगा तो एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा, और कौन से क्रम में जुड़ेंगे? समांतर क्रम में। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे तो ये बताओ, क्या जो भी ये संधारित्र बनेगा, क्या प्लेटों की दूरी चेंज होगी? क्या इसकी दूरी भी डी और इसकी दूरी भी डी, बताओ वो चेंज हुई? लेकिन यहां अगर मैं काटूंगा तो क्या चेंज होगा? दूरी। और अंदर घुस के देखो, मुंडी घुसाओ, क्या क्षेत्रफल बदलेगा? क्या एक बच्चे ने लिखा था, सर आपने जब इस संधारित्र को यूं करा तो दूरी तो चेंज होगी, क्षेत्रफल भी तो चेंज होगा, क्या होगा? क्या आप सोचो बताओ। अगर मान लो मैं यहां से इसको काट दूं, अंदर मुंडी घुसाओ, ये घुस गई, अब देखो क्या क्षेत्रफल बदला? क्या अगर यूं काटूंगा तो क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, केवल क्या बदलेगी? ये दूरियां बदलेगी, राइट। लेकिन अगर मान लो बाई चांस मैंने इसको यूं काट देंगे, चक, तो क्या हुआ? क्षेत्रफल बदल गया। आप देखो प्लेट कौन सी? ये रही और ये। अब आप मुंडी घुसाओ अंदर, अब यहां देखो ये रहा क्षेत्रफल 1/4 है, तो मैं बोलूंगा यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल कितना आएगा? A/4। तो बताओ पूरा A था, कितना था पूरा क्षेत्रफल? पूरी प्लेट का क्षेत्रफल देखो ना यार, एक बार खुद देखोगे तभी तो काम चलेगा। मैं देखूंगा तो मेरी समझ में आएगा। ये प्लेट देखो, अब यूं देखूंगा तो ये क्षेत्रफल कितना है? ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का मान कितना है? A/4। अच्छा पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? पूरा देखो, आप भी देख लो, आपको भी नजर आएगा। बताओ यहां से यहां तक पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A। और ये पदार्थ यहां भरा हुआ है, यहां भरा हुआ है, ये 2 प्लेटें हैं ना, ये 2 प्लेटें हैं, ये देखो ये 2 प्लेटें। अब आपको मुंडी घुसानी है, देखो यहां पदार्थ भर दिया, तो यहां भर दिया, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्षेत्रफल कितना है? A/4। तो बचेगा कितना? बचा हुआ यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल A - A/4 बचेगा, मतलब 3A/4 बचेगा।
बताओ क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? क्षेत्रफल चेंज हो रहा है ना? कैसे? सी ए बी बराबर क्या? एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। क्या नहीं बदला? डी नहीं बदला। डी क्या होता है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अच्छा बताओ, इधर देखो, मान लो ये संधारित्र की दो प्लेट है। अगर मैं यहां से काटता जाऊं खटाक खटाक खटाक, क्या दो संधारित्रों की प्लेटों के बीच की दूरी चेंज हुई? क्या नहीं हुई? बस अगर दूरी चेंज नहीं हो तो ये फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? एप्सिलॉन आर 1 एप्सिलॉन R1 into A1, this into this, this into this, this into this, plus plus plus, this into this, epsilon R into A by 4, plus this into this, this into this, इसका परावर्तितांक 1 और ये 3A by 4 हो गया। एक लाइन का सवाल है और शानदार सवाल है। नहीं तो आपको मालूम एक लाइन में आंसर आ रहा है यार, देखो ना, एक लाइन का आंसर है। और नहीं तो बच्चे ये करूंगा समांतर क्रम श्रेणी क्रम, वो करूंगा ये करूंगा और गिले बन के क्या आया? एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। ए भी मैंने बाहर निकाल लिया और 4 भी बाहर निकाल लिया। 4 भी आ गया, ए भी आ गया, तो बचा क्या? एप्सिलॉन आर प्लस 3। 3 बचेगा ना यार ये, और ये 4 तो ये रहने दो यार, बेचारे को कुछ तो होना चाहिए। अच्छा ये क्या है? सी ए बी बराबर क्या है बताओ? वायु युक्त संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन आर प्लस 3 अपॉन 4, ये आपका आंसर। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बेस पर अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट देख लो। ये हो गया स्क्रीनशॉट, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? अभी इसके अंदर हटा दो इसको। मैंने जो आज पढ़ाए हैं और कल जो वर्कशॉप का कल का पार्ट चैप्टर और आज का कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, देखो कहीं दिक्कत है क्या, है ना? अब इसके अंदर अगर यूं आए, एक जेम्बो सवाल ले लेते हैं। इसमें एक जेम्बो है, एक जेम्बो आपको भी दे दूंगा, है ना? जेम्बो जेट है भैया, शानदार जेम्बो जेट है, लेकिन शॉर्टकट मारने में ही मजा आता है। लेकिन वो तभी है जब आप चैप्टर पढ़ लो, सारा काम कर लो, उसके बाद ही ये सारा काम। इधर देखो, अगर मान लो इस संधारित्र में देखो, ये अपन ने ये ए और ये बी, ठीक है? थोड़ा सा स्केल वाला बना देता हूं, है ना? ध्यान से देखना भाई, 1/3 भाग यहां से कितना? 1/3। ये सीधा बना दो भाई, सीधा कर दो यार पहले, है ना? एक सवाल आपको दे दूंगा, पहले सीधा देखो। आधा भाग और आधा भाग, ये एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R1 3 और एप्सिलॉन R1। कुछ यहां भरा, कुछ यहां भरा, यहां क्या भरा? एप्सिलॉन R3। यहां क्या भरा? एप्सिलॉन R2 और यहां क्या भरा? एप्सिलॉन R1। ये सवाल है, ये ज्यादा टफ नहीं है, सीधा है सवाल, कोई खास बात नहीं। अब देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको सॉल्व करना है आपको। अगर ये सारा मटेरियल हटा दो तो वायु युक्त संधारित्र की धारिता का मान C0 है, और यहां से लेकर यहां तक ये D/2 है, तो ये भी कितना है? D/2। और ये यहां से यहां तक आधा है, आधा।
a/2 ऊपर है, a/2 क्या है? क्षेत्रफल। देखो अंदर मुंडी घुसाओ और देखो आधा 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 दिख रहा है ना। क्षेत्रफल देखने के लिए तो ये देखो, घुसाओ मुंडी घुसाओ। अबे तुम्हारी मुंडी घुसाओ, मेरी मुंडी तो कितनी बार घुसती हुई देख ली तुमने। घुसाओ मुंडी इनके बीच। दूरी देखनी हो तो दूर से देख लो, और क्षेत्रफल देखना है तो ये घुस गई, देखो ये इस तरह से देखो। चलो इधर देखो, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं यहां से लेकर यहां तक इसकी धारिता C1 मान लो, और इस पूरे की धारिता को C23 मान लो, ऊपर की और नीचे की। बताओ कौन से क्रम में रहेंगे? बताओ, सोच सकते हो क्या? ये A, ये B, ऊपर जो ऊपर की धारिता कितने? C23 इन दोनों की, और नीचे वाले की C1। तो बताओ कौन से क्रम में जुड़ेंगे? समांतर क्रम में। चलो बताओ, CAB का मान लिखना हो, मैं डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं, डायरेक्ट। तोड़ फाड़ के तो अपन कर ही सकते हैं यार, अपन ने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। अगर ये मान लो आपको ऑब्जेक्टिव में आया तो कैसे अप्रोच मारोगे, वो सिखा रहा हूं आप। काटा कुटी करके ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम में लगा लोगोगे तो यार सॉल्व होएगा इसी 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज में जाएगा ही। लेकिन हमारा तो दिमाग अब यूं है कि हम तो आंसर देना है बस। तो अब वो आंसर निकालने के लिए वो थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए उसके लिए, और वो आएगी, डोंट वरी। अभी अपना काम चल रहा है, अभी रुका नहीं। देखो कैसे सोचूंगा, अभी मैंने 2 फॉर्मूलाज बताए थे ना। कैसा? इस वाले के लिए तो अलग बताया था, और इस वाले के लिए अलग बताया था, याद है? इस वाले के लिए क्या था, याद है? CAB बराबर ε0/d। इसमें दूरी चेंज नहीं होती, इसलिए εr1 a1 εr2 a2 ऐसा। इसमें क्या बताया था? CAB बराबर, देखो a से कटा हो तो ε0a/d कटता है, इसमें T1/εr1 T2/εr2 प्लस जो भी हो आगे लिखते जाओ, प्लस जो भी हो लिखते जाओ। ऐसे काटोगे तो ये, ऐसे काटोगे तो ये, बस खूबसूरती से इसको अप्लाई करना आना चाहिए। चलो इधर देखो, इसकी बात करें, इसकी C1। अच्छा बताओ CAB क्या करोगे? समांतर क्रम में क्या आएगा? C1 प्लस इन दोनों का जो आएगा उसका नाम रख दिया मैंने C23। अच्छा बताओ, अगर ये नहीं होता तो ये दोनों कौन से क्रम में होते? ये और ये आया दिमाग में? कौन से क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में। चलो बोर्ड पे देखो ध्यान से, ध्यान से बताओ इसका मान लिखो। इन नीचे वाले का मान लिखना है यार, कुछ भी नहीं है। क्या होता है सूत्र? ε0 a की जगह क्या लिखूंगा? a/2, और बीच की दूरी का मान कितना है? d, और क्या भरा है? εr1। बताओ, किसी को कोई तकलीफ हो आराम से बोलो। सूत्र क्या होता है, याद है? अरे धारिता का सूत्र क्या होता है? ε0 a/d होता है। a की जगह यहाँ a/2 है, यहाँ a/2 मुंडी बुझाओ, देखो बताओ a/2 आ रहा है नहीं आ रहा है? ये a/2 आ गया। इसमें परावर्तितांक भरा है तो ε0 के बगल में ε0, और दूरी का मान d है तो मैंने d लिख दिया। काम हो गया। अब इसका काम हुआ है बस केवल इसका। अब ऊपर वाले में तो ऐसा 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 नजारा दिख रहा है, ऐसा ऐसा, अरे ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है क्या? देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो ये लो आपका आंसर। देखो इसको छुपा लो। अब देखो यहाँ ये लगाओगे, ये लगाओगे, बताओ ये लगाऊंगा सर, ये देखो ये लगा दो। क्या? ε0। फिर आता है a की जगह क्या लिखोगे? मुंडी घुसाओ, देखो क्षेत्रफल कितना है? a/2 अपॉन T1 की जगह क्या आएगा? d/2 अपॉन εr2 प्लस T2 की जगह क्या आएगा? d/2 अपॉन ये क्या है? εr3। ये रहा। बताओ आंसर आ गया भैया, आ गया। देखो क्या आया?
एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी, और ये इसके नीचे लटका दो एप्सिलॉन r1 अपॉन 2 प्लस डी बाई टू बाहर निकाल लो एप्सिलॉन 0। थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, चाहो तो आपको अगर दिक्कत आती है तो स्टेप्स बढ़ा दो, और चाहो तो यहाँ देखो डायरेक्ट मेरे को तो दिख रहा है, यहाँ से डी बाई टू बाहर निकालूंगा तो चलो लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है। 1 अपॉन एप्सिलॉन r2, 1 अपॉन एप्सिलॉन r3, डी बाई टू बाहर निकाल लिया, ये बाई 2 था, बाई 2 से बाई 2 उड़ा दिया, तो ये आ गया एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी एप्सिलॉन r1 अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी, और इसका एलसीएम ले लो, पलटी मार दो, एप्सिलॉन r2 प्लस एप्सिलॉन r3 अपॉन एप्सिलॉन r1 इनटू अरे एलसीएम लूंगा ना, ऊपर चल जाए, ये क्या है सी, एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी बार आ गया, एप्सिलॉन r1 अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r3 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस एप्सिलॉन r, ये आपका ये C0 है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, आसान काम है, कुछ टफ नहीं है। कैसे किया एक बार फिर देखो, देखो काटाकुटी करके बड़ा सारा 1-2 पेज भर के मतलब नहीं है, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, नहीं तो मेरा आंसर तो यहाँ था बिल्कुल, एक ही लाइन में ठोकना है उसको, जब है मजा फिजिक्स के कंसेप्ट। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये मेरा सवाल है पूरा, मैंने क्या किया, इसको नीचे देखा, मतलब यहाँ देखा, इसकी धारिता यहाँ लिख दी, अब ऊपर देखा, मान लो इसकी पूरी धारिता का मान C23 लिख दिया, इसकी और इसकी मिला के लिख दी। अब देखा समांतर क्रम में तो जोड़ दो, अब इसकी धारिता नीचे वाले की धारिता देखो, छोटा सा संधारित्र है, इतना सा, ये इतना सा, a/2 है तो a/2 लिख दिया, ये तो सिंपल सा मैंने सूत्र लगा दिया। अब बात है इसकी, अब इसको देखा यार, मैंने कहा यार ऐसे तो मैं जानता हूँ, कच 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 करना, ये रहा डिग 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 डिग, ये वाला सूत्र लगा दिया। अब ये सूत्र लगाते समय ध्यान रखो, एप्सिलॉन 0 a एप्सिलॉन 0 है, यहाँ एप्सिलॉन r मत लिख देना, क्योंकि एप्सिलॉन r इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि यही तो ऊपर जाकर के होना होता है। एप्सिलॉन 0 a की जगह ये क्षेत्रफल a/2, फिर t1 की जगह यहां से यहां तक मोटाई का मान d/2 अपॉन इसका परावर्तितांक, फिर दूसरे की मोटाई बटा परावर्तितांक, मोटाई बटे परावर्तितांक, मोटाई बटे परावर्तितांक, मोटाई बटे परावर्तितांक, मोटाई बटे परावर्तितांक, फिर मोटाई बटे परावर्तितांक, मोटाई बटे परावर्तितांक। बस सिंपल सा सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा ना, सिंपल सा काम है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए। अब देखो एक जेम्बो सवाल है, थोड़ा टफ है, टफ तो क्या बोल सकते हो उसको यार। अब देखो मैंने एक सवाल लिखा था यहाँ पे भी, आपके क्वेश्चंस नोट करो तो देखो, HW के लिए एक तो सवाल दिया था, अभी मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ था अभी, ये शायद मैंने आपको 2D/3 एंड एप्सिलॉन r लिखा था, एक तो सवाल ये था, एंड यहां पर क्या है, हवा है, एक तो सवाल ये था, है ना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो आप, ठीक है, यहां से यहां तक कि ये जो क्षेत्रफल है ये a/3 है, और इसके अंदर एप्सिलॉन r परावर्तितांक भरा हुआ है, इसकी धारिता का मान निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, अब तो मैं करूंगा यार थोड़ा बहुत, तो एलसीएम लेने में इनमें थोड़ी सी सावधानी रखना। चलो इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, d/3, ये वाला पोर्शन हो गया,
d/3, ये वाला पोर्शन कितना है, d/3 है, और ये वाला पोर्शन कितना है, a/3 है, ये वाला यहां से यहां तक वाला, ये वाला पोर्शन a/3 और ये वाला पोर्शन d/3। इसमें भरा है εr1, εr2 और εr3 बचे हुए। देखो इसमें तो ये भरा हुआ है, ये कचरा भरा हुआ है, और इसमें ये भरा हुआ है, और इसमें ये भरा हुआ है। शानदार है भाई, शानदार। एंड द टोटल डिस्टेंस इज d, ये है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 सवाल है, तसल्ली से सॉल्व करना, कुछ भी टफ नहीं है। स्क्रीनशॉट्स में भेज ही दूंगा आपको, वैसे आप लोग ले लो, आपके पास सुविधा है ना। 3 ये हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, कुछ आपको विभव के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जब आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे वही पढ़ना है आपको, लेकिन इस कैपेसिटर में भी मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन से देखो, मैं बताता हूं। पृथ्वी, सुनो पहले एक छोटी सी बात। पृथ्वी एक अनंत धारिता का चालक है, और हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए किसी भी बिंदु का विभव ज्ञात करने के लिए पृथ्वी के विभव को 0 मानते हैं। अगर किसी भी वस्तु को, किसी भी चालक को भू संपर्कित कर दिया जाए तो कुछ भी हो जाए, उस वस्तु का विभव 0 होगा। ठीक है, हम पृथ्वी पर हैं तो हमारा पोटेंशियल अभी कितना है, 0। हम पृथ्वी के संपर्क में हैं तो हमारा विभव 0 हो गया। अब जो ही हम नंगे तार को छूते हैं तो वहां पोटेंशियल ज्यादा है, तो वहां से करंट सीधा हमारे बॉडी में होकर के अर्थ में चला जाता है। इधर देखें, मान लो आपको ये एक, देखो तो 3 माइक्रोफैरड का, 4 माइक्रोफैरड का, देखो संख्या इस तरह से देते हैं कि आप 2 मेथड्स फास्ट अप्लाई कर सकते, और ये हो गया 2 माइक्रोफैरड। देखो आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है। देखो जिन बच्चों की निगाहें शार्प है उनको समझ में आ गया होगा, एक ही एक तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो इस समांतर क्रम में तो ये हो गया 6 और 3 हो गया, 6 और 3 का श्रेणी क्रम संयोजन कितना होता है, 2। ताकि बच्चे क्या है, जो स्मार्ट एग्जाम में इसी तरह की संख्याएं आती हैं, ताकि आप 2-3 तरीके से सोच सको सवाल को। इस बिंदु का नाम दिया A, ठीक, और इस बिंदु को कर दिया गया है भू संपर्कित, ऐसा चित्र बना हुआ है। इस बिंदु B को भू संपर्कित कर दिया गया है, और A का विभव 1200 वोल्ट है। VA इक्वल्स टू 1200 वोल्ट, पॉजिटिव 1200 वोल्ट। ये बिंदु P है। तो अब आपसे कहा जा रहा है, यदि A का विभव प्लस 1200 वोल्ट, वैसे चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, एवं B को भू संपर्कित कर दें, तो B को भू संपर्कित कर दिया, B को भू संपर्कित कर दें। भू संपर्कित क्या होता है, इस बिंदु का विभव कितना हो गया, 0। तो बिंदु P का विभव, बिंदु P का विभव ज्ञात करो। तो पहले तो इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। बताओ ये कितना है, 3 माइक्रोफैरड। बताओ ये कितना हो गया, बोलो फटाफट बोलो। ये बिंदु P है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और इसको भू संपर्कित कर रखा है। इसका बताओ कितना हो गया, 6
माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड हो गया, हुआ नहीं हुआ, 6 माइक्रोफैरड हो गया। और इसका विभव कितना है, प्लस का 1200 वोल्ट। बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना हो गया, अरे 0 वोल्ट है ना, 0 वोल्ट है। तो अब इस चित्र को आपको कैसे देखना है, कैसे देखना है, कैसे देखना है, देखो 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड और ऐसे देखना है वापस। ये क्या है, विभवांतर, ये विभव है, विभव और ये भी विभव। तो बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर ए और बी के मध्य विभवांतर कितना होगा, ये तो बिंदु पी है ना, बताओ ए और बी के मध्य विभवांतर कितना हो गया, 1200 वोल्ट। जाना पहचाना चित्र बन गया ना तो। लेकिन इसका विभव मालूम है, वी बी बराबर कितना है, 0 वोल्ट। चलो बताओ होएगा बंटवारा, होगा नहीं होगा बताओ ना यार। इधर V1 मान लो, इधर V2 मान लो, बंटवारा होगा। आपको मालूम है चूंकि Q क्या है, नियत, V का क्या होगा, बंटवारा, बंटवारा होगा। अब आपको मालूम है V प्रोपोर्शनल टू 1/C। बताओ V1 अपॉन V2 बराबर क्या आएगा, C2 अपॉन C1। C2 का मान कितना है, 6/3 2/1। बताओ V1 बराबर क्या है, इसका बंटवारा होगा, इसको क्या मिलेगा, जो इसके भाग में होगा। इसके भाग में कितना है, 2 बटे अनुपातों का योग गुणा काय का बंटवारा होगा, 1200 का। ये 3 को 1200 से काटो तो 400, और ये कितना हो गया, 400 गुणा 2 कितना हो गया, 800 वोल्ट। ये आ गया V1 बराबर 800 वोल्ट आ गया। अच्छा V1 है क्या, इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर आया। अच्छा V2 कितना आएगा, अतः V2 बराबर, इसका बंटवारा करा, इसको 800 मिल गया तो बचा इसी को ही तो मिलेगा। तो V2 बराबर कितना आ गया, 400 वोल्ट। अच्छा V2 क्या है बताओ तो, सोचो V2 सर्किट में क्या है। V2 इसकी दोनों प्लेट्स के मध्य विभवांतर, इसकी वोल्टता है, इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर। मतलब क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, Vp माइनस Vb, इसका मान है भाई 400 वोल्ट। अरे V2 मतलब इसके सिरों पर विभवांतर है ना, इसका विभव माइनस इसका विभव, और इसका विभव तो आपको मालूम है। बताओ Vp माइनस 0 बराबर 400 वोल्ट। तो बताओ Vp बराबर कितना आ गया, 400। यह आपका आंसर। तो इस तरह इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग नोट कर लेना इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। कल पढ़ेंगे। अब नया चैप्टर शुरू कर ही रखा है अपन ने। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग प्रॉब्लम्स करो। अब इसका टेस्ट होगा, उसमें टेस्ट में अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, क्योंकि कल आपके जो मार्क्स आए उस हिसाब से मेरा और इंक्रीज हो गया मेरा साहस जो है। तब एक टेस्ट और लेंगे कैपेसिटर का, उसके बाद 3rd चैप्टर की वर्कशॉप लूंगा। 3rd चैप्टर में 3 वर्कशॉप लूंगा पोटेंशियल के अंदर, और उसमें शानदार प्रॉब्लम्स बताऊंगा। 3 वर्कशॉप में पोटेंशियल का काम कर देंगे। तो फिर ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।